नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको कृषि से जुड़ी, कृषि जगत से जुड़ी ढेरों सारी जानकारी लेकर आते हैं और आज का हमारा जो विषय है वो आलू की खेती पर आधारित है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो सभी सब्जियों का आधार माना जाता है। विश्व में भी आलू को चौथी सबसे महत्वपूर्ण सब्जी माना गया है और मक्का, धान और गेहूं के बाद यदि किसी फसल के सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तो वो आलू है। और आलू की अगर हम बात करें, ये पौष्टिक आहार एक है। ये विटामिन सी इसमें पाया जाता है, मैग्नीज और पोटेशियम, कई अन्य तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो बड़ा क्षेत्रफल है हिमाचल में आलू की खेती का। और इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दिलामू, जो कि सीपीआर में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहला और अहम सवाल कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे और कौन कौन से क्षेत्रों में आलू की खेती की जाती है? जैसे कि हम जानते हैं, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है हमारे देश का। अगर आलू की खेती के हिसाब से हिमाचल को अगर हम विभाजित करते हैं तो इसको 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले निचली पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, जो समुद्र तल से 600 मीटर से नीचे की ऊंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। इसमें जनरली हिमाचल का जो प्लेन से लगता इलाका है, जो पंजाब से लगता इलाका है, वो क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर भी आलू की फसल ली जाती है, परंतु यहाँ पर जो आलू की फसल है वो रबी सीज़न में यानी कि सर्दी की सीज़न में ली जाती है। इसके बाद हमारे मध्य पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, जो कहीं ना कहीं 600 से 1800 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई के ऊपर आते हैं, जिसमें हमारा सोलन क्षेत्र आता है, जिसमें हमारा शिमला का लोअर रीजन आता है, ये सारे हैं। इसके बाद हमारे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, जिसमें हमारा कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, ये सारे क्षेत्र आते हैं, जो 1800 से 2000 समुद्र तल से ऊंचाई पर आते हैं। उसके अलावा जो 2000 मीटर से ऊपर के जितने भी हिमाचल के क्षेत्र हैं, जिसमें लाहौल स्पीति जिला आता है, किन्नौर जिला आता है और चंबा का कहीं ना कहीं पांगी और भरमौर क्षेत्र आता है, तो इन सब जगहों में आलू की खेती होती है। निचले पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगह में हमारे आलू की फसल गर्मी के मौसम में लिया जाता है, जहाँ पर आलू के बीजने का समय रहता है अप्रैल या मई का मंथ और हार्वेस्टिंग यानी कि खुदाई का समय रहता है सितंबर या अक्टूबर। तो इस तरह से आलू की खेती के बेसिस पे हम हिमाचल को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आजकल सीज़न भी है अप्रैल टू, आपने कहा कि अप्रैल में वहाँ पे बिजाई की जाती है। तो अगर किसान भाइयों को किस्मों के बारे में जानना है कि कौन सी किस्म ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में लगानी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हमारे देश का एक इकलौता गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पोटैटो का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है, जिसमें किस्मों का बनाने का कार्य भी रहता है। आज 2023 तक हमारे यहाँ से 69 किस्मों का आलू का विकास किया गया है, जिसमें से 10 ऐसी किस्में हैं जो उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, जिसमें हिमाचल भी आता है। अगर मैं इन क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त है, तो उसमें कुफरी ज्योति करके काफ़ी पुरानी किस्म है, जो पैन इंडिया वैरायटी है, जो पूरे देश में लगाई जा सकती है और हमारे हिमाचल में भी ये काफ़ी उपयुक्त है। इसके अलावा कुफरी चंद्रमुखी करके एक और किस्म है 1968 की, ये भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हाल फिलहाल की अगर किस्मों की अगर मैं बात करूं तो कुफरी गिरधारी करके एक किस्म है, जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है और ये पिछेता झुलसा प्रतिरोधक भी है। और 2018 में हमारे संस्थान ने एक और नई किस्म कुफरी करण के नाम से विकसित की है, जो इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। जी, तो इस तरह से टोटल हमारी 10 वैरायटीज़ है जो उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। विशेषज्ञों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो विशेषज्ञ की वजह से मतलब एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। विशेषज्ञ की शोध करते हैं और इतनी सारी वैरायटीज़ जो हैं वो हमारे सामने और बाज़ार में लेकर आते हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है कि हम किस तरह की मिट्टी का चयन करें, और बगीचे में जो मिट्टी है, जो किसान अपनी बिजाई उसमें करेगा, तो किस तरह के खेत का उसे चयन करना चाहिए बिजाई के लिए? खेती के लिए खेत का चयन जो है वो बहुत ही ज़रूरी एक अंग है। इसी तरह से ये आलू के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर खेत के चयन की बात करें तो आलू तो वैसे हर तरह के मिट्टी में हो जाती है, आलू की फसल ली जा सकती है, परंतु दोमट मिट्टी जिसे हम सैंडी लोम सॉइल कहते हैं वो सबसे बेहतर है आलू के लिए।
आलू की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जो क्लेई सॉइल रहता है, भारी मिट्टी रहती है, वो बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें कंद का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे अल्टीमेटली हमारा उत्पादन जो है अफेक्ट होता है। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का पीएच भी पोटैटो के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो पीएच है वो जनरली स्लाइटली अम्लीय या एसिडिक की तरफ होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि मिट्टी में जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आलू को अच्छे से मिल सकते हैं। तो इस तरह से भूमि का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। जी, भूमि के बाद बीज की बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो किसान भाई और बहनें कौन से बीज मतलब कैसे बीज का चयन करें कि उनका जो फसल है वो अच्छी हो और उन्हें बाज़ार में फ़ायदा भी उसका हो? मैं किसान भाइयों और बहनों से गुजारिश करती हूँ कि आलू का बीज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आलू की फसल के लिए। लगभग 35 से 40% जो आलू के उत्पादन का टोटल लागत रहता है वो बीज का रहता है, क्योंकि आलू में हम कंद हैं उसको बीज के रूप में उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों को हमेशा जो आलू का बीज है वो एक प्रमाणित बीज विक्रेता से ही लेना चाहिए, बाज़ार से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसके कई रीज़न्स हैं। क्योंकि हम बाज़ार से जब आलू लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिक्सचर रहता है, ट्रू टू टाइप नहीं रहता है। माना अगर आप कुफरी ज्योति का वैरायटी का आलू लेना चाहते हैं, बीज लेना चाहते हैं, तो बाज़ार में वो मिक्सचर रहेगा, उसमें और तरह की वैरायटीज़ की भी मिक्सचर होंगी। तो प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रमाणित जो बीज विक्रेता है उनके पास जो भी आलू का बीज रहता है वो डिजीज़ फ्री रहता है, उसमें कोई विषाणु नहीं होते हैं, जिससे अल्टीमेटली प्रोडक्शन का अफेक्ट रहता है। इसके अलावा जो बीज का चयन है उसके लिए बीज का साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज का आकार औसतन 35 से 40 ग्राम का जो आलू कंद रहता है वो उपयुक्त है आलू के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यदि हम इससे बड़े साइज़ का आलू लेते हैं आलू की खेती के लिए तो उसमें हमें आलू को काटने की आवश्यकता पड़ती है, और काटने की वजह से जो डिज़ीज़ वाला आलू है उसे काटने के बाद अगर हम फ्रेश आलू को काटते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिज़ीज़ आगे ट्रांसमिट हो जाती है। वहीं अगर हम 35 ग्राम से छोटा आलू लेते हैं तो हमारा जो फील्ड का क्रॉप रहता है वो अच्छे से जर्मिनेशन नहीं हो पाती है और हमारा क्रॉप स्टैंड नहीं अच्छा होता है, और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो बीज का चयन बहुत ही ज़रूरी है। जी, अगर बीज की बात हो गई और उसके बाद कई बार क्या होता है कि किसान भाई बीज का तो बीज लेते हैं कि वो बुआई कर लेते हैं और उसके बाद वो उसको इतना गहरा दबा देते हैं या गहरा, तो उसके बाद क्या होता है कि वो सड़ा निकलता है आलू बहुत बार। तो कितना गहरा उन्हें बीज डालना चाहिए? जी, जैसे खेत का हमने चयन कर दिया, उसके बाद आती है खेत की तैयारी। हम जब करते हैं तो जनरली जो पहाड़ों पे है चाहे प्लेन्स में है, आलू को या तो फ्लैट बेड में लगाया जाता है या रिजिस में लगाया जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए, जैसे हमारे हिमाचल का भौगोलिक क्षेत्र इस तरह से है कि ये पहाड़ी है, तो आलू को जब मेड़ों में लगाया जाता है, रिजिस पे लगाया जाता है, तो वो रिजिस हमेशा आपका जो स्लोप है उसके उल्टे दिशा में होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आलू का सीज़न रहता है, बारिश खूब होती है, तो हमारा जितना हमने खेत खोद रखा होता है तो रन ऑफ लॉस, हमारा न्यूट्रिएंट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें मेड़े जो है खेत के स्लोप के विपरीत दिशा में हमें बनानी होती है। और रही बात आलू का कंद हमें कितना गहरा लगाना होता है, तो औसतन एक जो स्पेसिंग है वो है कि 2 रिजिस के बीच में 60 सेंटीमीटर, तकरीबन 60 से 65 सेंटीमीटर, और 2 पौधों के बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें रखना होता है। और हम लाइनें खोदते हैं, उसमें हम आलू का बीज लगाते हैं और उसके बाद उसको हल्का सा ढक देते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा गहरा भी आलू हमें नहीं बोना होता है, अदरवाइज़ जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, आलू निकलने में देरी हो जाती है। जी, आलू की खेती जब होती है, आलू की बिजाई हो गई, आलू तैयार होने से पहले जो बीज का समय रहता है, तो हाउ टू टेक केयर इन बिटवीन, वो कैसे टेक केयर करें उस बीच में, और क्या कुछ हमें सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत सारी हमें सावधानियां रखनी होती है। जैसे हम औसतन अप्रैल या मई के मंथ में आलू की बिजाई करते हैं हमारे हिमाचल क्षेत्र में, और हार्वेस्टिंग होती है सितंबर में। तो बीच में एक बहुत लंबा टाइम पीरियड रहता है, तकरीबन 4 से 4.5 महीने का। तो उसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशंस पोटैटो में बहुत ज़रूरी है। एक बार हमने खेत का चयन कर दिया, हमने बिजाई कर दी, उसके बाद निराई गुड़ाई एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है आलू के केस में भी, बाकी फसलों की तुलना में भी। इसमें निराई ऐसा रहता है कि हम एक बार आलू को लगा देते हैं, उसके बाद अर्दिंग आप कहते हैं, मेढ़े चढ़ाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आलू के केस में। जो मेढ़े चढ़ाना है उसका हमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि बहुत जल्दी भी ना हो जाए, वो बहुत लेट भी ना हो जाए। औसतन जो मेढ़े चढ़ाने का समय रहता है वो आलू फसल लगाने के
30 से 35 दिन के अंदर हमें करना होता है। यदि उससे पहले हम मेड़े चढ़ाते हैं तो हमें दोबारा मेड़े चढ़ाने की नौबत भी आ जाती है, क्योंकि उस समय पौधा इतना बड़ा नहीं हुआ होता है, उसमें लेटर और ग्रोथ हो जाती है जी। और दूसरा केस ऐसा रहता है, अगर हम 40 दिन से लेट अगर हम मेड़े चढ़ाते हैं तो पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उन पौधों को अगर छेड़ते हैं मेड़े चढ़ाते हुए तो पौधे टूट जाते हैं और क्रॉप स्टैंड वो अल्टीमेटली अफेक्ट होता है, हमारे अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती है जी। इसके अलावा ये तो मेड़े चढ़ाने का एक प्रोसेस हुआ, इसके अलावा खरपतवार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम कहते हैं जिसको बहुत सारे घास फूस उग गए हैं आलू की फसल में जी। तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रोसेस करने होते हैं। हम खुरपी के थ्रू भी हम अपने जितने भी वीड्स हैं उनको हम खरपतवार को हटा सकते हैं जी। लेकिन इसमें केमिकल कंट्रोल भी मेथड है जिसकी तरह हम अपने खरपतवार को हटा सकते हैं जी। तो मैं किसान भाइयों और बहनों को बताना चाहूँ कि अलग अलग तरह के वीडीसाइड भी पोटैटो में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इनिशियली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा आधारित आलू की फसल ली जाती है। हमारे यहाँ सिंचाई का जो प्रावधान है वो बहुत कम है, सिवाय जो हमारे बहुत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र है, लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर का कुछ क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई का प्रावधान है। अदरवाइज तो वर्षा आधारित ही हमारे यहाँ आलू की फसल ली जाती है। तो हमें वीडीसाइड का बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है। 3 तरह के वीडीसाइड हम यूज़ करते हैं। एक हमारा रहता है प्री प्लांटिंग वीडीसाइड, जब हम खेत की तैयारी करते हैं तब हम वो वीडीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे पेंडामेथिलिन या स्टॉम्प के नाम से है वो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक वीडीसाइड रहता है, हमने आलू बीज दिया है लेकिन अभी आलू बीजे हुए सिर्फ 7 से 8 दिन हुए हैं या 10 दिन हुए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ये प्री एमरजेंस है। आलू की फसल हमने लगा दी है लेकिन अभी वीड नहीं निकला है, तो ये 7 से 10 दिन के अंतराल में आलू लगाने के बाद हमें ये वीडीसाइड का स्प्रे करना होता है, जिसमें मेट्रिब्यूजिन या संकर के नाम से है। लेकिन इसमें किसान भाइयों को ये ध्यान बहुत ज़रूरी है कि आपके खेत में नमी होना चाहिए, अदरवाइज़ इस वीडीसाइड का अप्लाई करने का कोई असर नहीं रहेगा। खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक तीसरा तरह का आता है, वो पोस्ट एमरजेंस इसको हम कहते हैं, यानी कि वीड आ चुका है, धरती से बाहर आ चुका है, वो आलू के साथ कॉम्पीट कर रहा है और हमें उसे कंट्रोल करना है, इसको पोस्ट एमरजेंस कहते हैं। इसके लिए ग्रामक्सोन करके एक वीडीसाइड है, खरपतवार नाशक है जो काफ़ी इफेक्टिव है, जो भी किसान भाई जो है तकरीबन 1 से 1.5 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं जी। खाद और उर्वरक डॉक्टर साहब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो कितने समय में हमें खाद और उर्वरक का यूज़ करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? जी, पोटैटो के केस में ऐसा है कि एक बड़ा कॉमन एक बात किया जाता है पोटैटो केस में कि ये एक ऐसा फसल है जो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। कम समय में और कम जगह में ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो जो फसल इतना अच्छा प्रोडक्शन इतने कम समय और जगह में देता है तो उसकी रिक्वायरमेंट, डाइटरी रिक्वायरमेंट भी, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो न्यूट्रिशन पोटैटो में बहुत इंपॉर्टेंट है। औसतन जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें हिमाचल भी आता है, उसमें तकरीबन जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का जो क्वांटिटी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो 120 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और साथ ही 100 किलो हमें पोटाश डालना होता है जी। और इसमें किस तरह से हमें डालना है कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं और जब बिजाई करते हैं जिस समय आलू की, उस समय हमें जहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती है वहाँ हमें 2/3 ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 120 किलो का जो 2/3 हिस्सा आता है, साथ ही पूरा का पूरा फास्फोरस और पोटाशियम का डोज हमें डालना होता है। और जो बची हुई 1/3 जो नाइट्रोजन का डोज है वो हमें जब हम खेत में मेड़े बनाते हैं यानी कि 25 से 30 दिन बाद, उस समय हमें ये नाइट्रोजन डालना होता है। लेकिन जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है वहाँ हमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आधा ही डालना होता है खेत जब हम आलू बिजाई करते हैं, और जो आधी मात्रा है वो हमें मेड़े चढ़ाते हुए डालना होता है। तो इन बातों का हमें ध्यान देना होता है जिस वजह से आलू को भरपूर पौष्टिकता मिल पाए जी। न्यूट्रिशन की आपने यहाँ पे डॉक्टर साहब बात की, और न्यूट्रिशन क्या क्या, अगर हमने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं आलू खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, क्या ये अवधारणा है या सच है? जी, आप पोटैटो की अपनी न्यूट्रिशन से हमें कितनी न्यूट्रिशन मिलते इस पे आए हैं जी। मैं जनमानस को कहना चाहूँगी कि इसमें किसान भाई और पोटैटो कंज्यूमर दोनों हैं कि पोटैटो एक होलसम फूड है, होलसम अपने आप में संपूर्ण एक आहार है। इसमें बहुत अच्छा पौष्टिक पदार्थ पाया जाता है, पौष्टिक गुण होते हैं इसमें।
पोटैटो जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है, 80% से ज़्यादा। तो एक तरह से कंप्लीट फूड है, हमें बाकी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें गेहूं मक्का चावल खाने की ज़रूरत नहीं, इससे हमें पूरी एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा आधारित आलू की फसल रहती है, तो जब आलू लगाया जाता है अप्रैल या मई के मंथ में, वर्षा नहीं होती है तो काफ़ी दिन तक तकरीबन 15 से 20 दिन तक तो आलू में जर्मिनेशन ही नहीं होती है, उसमें फुटन ही नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वीड तो पहले से ही मिट्टी में होते हैं, तो उनमें अच्छी जर्मिनेशन हो जाती है। तो इसे जो वीडीसाइड है उसके द्वारा भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ इसे किसान भाई अपने खुरपी के द्वारा भी इसे हटा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर मिट्टी की गुणवत्ता की हम बात करें तो मिट्टी की गुणवत्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा किसान भाई कहाँ पे जाकर मिट्टी की गुणवत्ता को चेक करवा सकते हैं और अपनी मिट्टी के बारे में जान सकते हैं? मिट्टी की गुणवत्ता जांच करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर हमारे यहाँ जैसे भारत सरकार की एक स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा, तो इसमें हमारे CPRA में भी ये फैसिलिटी है। तो किसान भाई अपना मिट्टी का सैंपल ला सकते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी की गुणवत्ता का जांच करवा सकते हैं। उसके बेसिस पे वो अपना न्यूट्रिएंट जो भी उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह है वो डाल सकते हैं। भारत सरकार की आपने यहाँ पे बात की, तो सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए जाते हैं या कोई ऐसी कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि पोटैटो जो किसान उगा रहा है उसमें उन्हें सुविधा मिले या किसी तरह का आसानी या लाभ मिले? जी, भारत सरकार इस दिशा में है। जैसे हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिपो जिसे हम कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं जिसे, कई राज्यों में हमारे सोसाइटी में जो गेहूं चावल या फिर दालों के साथ साथ आलू की भी सेल की बात कर रहे हैं। शायद पश्चिम बंगाल या फिर बिहार के राज्यों में ये स्टार्ट हो चुका है, हिमाचल क्षेत्र में अभी नहीं है ये। डॉक्टर साहब, हम बहुत बार सुनते हैं लाल आलू और पहाड़ी आलू, क्या डिफरेंस है इसमें? पहाड़ी आलू जो भी पहाड़ के क्षेत्र में आलू होते हैं वो पहाड़ी आलू के नाम से है, और भौगोलिक परिस्थिति की वजह से इन आलू में काफ़ी अच्छी टेस्ट होती है, न्यूट्रिशन होता है, साथ ही साथ टेस्ट होता है। कहीं ना कहीं ये ऑफ सीज़न आलू रहता है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छा हमारे साथ में लगते हुए प्लेन्स के राज्यों में मिलता है। तो इस तरह से ये पहाड़ी क्षेत्र के आलू टेस्ट में काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनमें मिठास नहीं होता है। जनरली जो भी 90% मैंने आपको पहले ही कहा था प्लेन्स में आलू निकलता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोल्ड स्टोर में स्टोर हो जाता है। तो जब कोल्ड स्टोर से निकाला जाता है वो आलू, तो उसमें मिठास होता है जो आम कंज्यूमर पसंद नहीं करता है। वो सारी दुविधाएं जो है पहाड़ी क्षेत्र के आलू में नहीं होती है, तो इसलिए ये पसंद किया जाता है। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डेफिनेटली आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों के लिए लाभान्वित हुई होगी। दर्शकों, हम चाहे जितने भी डिजिटल हो जाए, लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके लिए किसान की मेहनत ही लगेगी। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।